चैप्टर 17 बादल फटे। अगले दिन सुबह सुबह शिविर में तुरही बजने लगी। जल्दी ही एक अकेला धावक संकरी पगडंडी पर तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। वह दूर खड़ा था और उनका अभिवादन करते हुए पूछ रहा था कि क्या थोरिन अब किसी दूसरे दूत की बात सुनेगा, क्योंकि नई खबरें हाथ लग गई थीं और हालात बदल गए थे। वह डैन होगा, थोरिन ने ये सुनकर कहा। उन्हें उसके आने की भनक लग गई होगी। मुझे लगा कि इससे उनका मूड बदल जाएगा। उन्हें कम संख्या में और बिना हथियार के आने को कहो और मैं सुन लूंगा, उसने दूत को पुकारा। दोपहर के समय जंगल और झील के झंडे फिर से लहराते हुए दिखाई दिए। 20 लोगों की एक टोली आ रही थी। संकरे रास्ते की शुरुआत में उन्होंने तलवार और भाले को एक तरफ रख दिया और गेट की तरफ बढ़ गए। बोनों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनके बीच बार्ड और एल्वेन किंग दोनों थे, जिनके सामने एक बूढ़ा आदमी लबादा और हुड में लिपटा हुआ लोहे से बंधी लकड़ी का एक मजबूत ताबूत लेकर चल रहा था। जय थोरिन, बार्ड ने कहा, क्या तुम अब भी उसी सोच के हो? थोरिन ने उत्तर दिया, कुछ सूर्यों के उगने और डूबने से मेरा मन नहीं बदलता। क्या तुम मुझसे बेकार के सवाल पूछने आए हो? अभी भी योगिनी सेना मेरे कहने पर नहीं गई है। तब तक तुम मेरे साथ सौदेबाजी करने के लिए व्यर्थ आए हो। तो फिर क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आप अपना सोना दे दें? आपके या आपके दोस्तों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। थ्रेन के आर्केनस्टोन का क्या हुआ? उसने पूछा, और उसी क्षण बूढ़े आदमी ने संदूक खोला और रत्न को ऊपर उठाया। उसके हाथ से प्रकाश निकला, सुबह की तरह चमकीला और सफ़ेद। तब थोरिन आश्चर्य और भ्रम से चुप हो गया। बहुत देर तक कोई भी नहीं बोला। थोरिन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और उसकी आवाज़ क्रोध से भरी हुई थी। वो पत्थर मेरे पिता का था और मेरा है, उसने कहा। मैं अपना खुद का क्यों खरीदूं? लेकिन आश्चर्य ने उसे घेर लिया और उसने कहा, लेकिन अगर चोरों से ऐसा सवाल पूछने की ज़रूरत है, तो तुम्हें मेरे घर की विरासत कैसे मिली? हम चोर नहीं हैं, बार्ड ने जवाब दिया। हम अपना सामान वापस कर देंगे। ये तुम्हारे पास कैसे आया? थोरिन ने क्रोध में चिल्लाया। मैंने उन्हें दे दिया, बिल्बो ने चीखकर कहा, जो दीवार के ऊपर से झांक रहा था और अब तक बुरी तरह डर गया था। तुम, थोरिन चिल्लाया, उसकी ओर मुड़ा और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम दुखी हॉबिट, तुम छोटे से चोर, वह शब्दों के अभाव में चिल्लाया और उसने बेचारे बिल्बो को खरगोश की तरह हिला दिया। ड्यूरिन की दाढ़ी की कसम, काश गैंडाल्फ यहाँ होता, उसे शाप दो, क्योंकि उसने तुम्हें चुना। उसकी दाढ़ी सूख जाए और तुमको तो मैं पत्थरों पर फेंक दूंगा। वह चिल्लाया और बिल्बो को अपनी बाहों में उठा लिया। रुको, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, एक आवाज ने कहा। ताबूत वाले बूढ़े आदमी ने अपना हुड और लबादा एक तरफ फेंक दिया। यहाँ गैंडाल्फ है, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी नहीं। अगर तुम्हें मेरा चोर पसंद नहीं है, तो कृपया उसे नुकसान न पहुंचाएं। उसे नीचे बिठाओ और पहले सुनो कि वह क्या कहना चाहता है। आप सभी एक ही पार्टी में हैं। थोरिन ने बिल्बो को दीवार के ऊपर गिराते हुए कहा, मैं अब कभी किसी जादूगर या उसके दोस्तों से कोई संबंध नहीं रखूंगा। तुम क्या कहना चाहते हो, चूहों के वंशज? यार, बिल्बो ने कहा, मुझे यकीन है कि यह सब बहुत असहज है। तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं अपना 14वां हिस्सा खुद चुन सकता हूँ। शायद मैंने इसे बहुत शाब्दिक रूप से लिया। मुझे बताया गया है कि बौने कभी कभी काम से ज्यादा शब्दों में विनम्र होते हैं। वैसे भी एक समय ऐसा था जब तुम्हें लगा कि मैंने कुछ सेवा की है। चूहों का वंशज, वाकई क्या यही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा है जिसका वादा मुझसे किया गया था, थोरिन? यह मान लो कि मैंने अपने हिस्से का निपटान अपनी इच्छा से कर दिया है और इसे यहीं रहने दो। मैं करूँगा, थोरिन ने गंभीरता से कहा, और मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर वह मुड़ा और दीवार के ऊपर से बोला, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, उसने कहा। ये सही अनुमान था कि मैं अपने घर के खजाने आर्केनस्टोन को छुड़ाने से नहीं रोक सकता। इसके लिए मैं रत्नों को अलग रखते हुए चांदी और सोने में खजाने का 14वां हिस्सा दूंगा, लेकिन यह इस गद्दार का वादा किया गया हिस्सा माना जाएगा।
और उस इनाम के साथ वह चला जाएगा और आप इसे अपनी इच्छानुसार बांट सकते हैं। मुझे संदेह नहीं है कि उसे बहुत कम मिलेगा। अगर आप उसे जीवित रखना चाहते हैं तो उसे ले जाएं और मेरी कोई दोस्ती उसके साथ नहीं है। अब नीचे उतरो और अपने दोस्तों के पास जाओ। उसने बिल्बो से कहा, नहीं तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। सोने और चांदी का क्या हुआ? बिल्बो ने पूछा। वह बाद में आएगा, जैसा कि हो सकता है नीचे उतरो। तब तक हम पत्थर को अपने पास रखेंगे, बाद ने चिल्लाकर कहा। पहाड़ के नीचे राजा के रूप में आप बहुत शानदार व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन चीजें अभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है, थोरिन ने कहा। और पहले से ही खजाने की घबराहट उस पर इतनी प्रबल थी। वह सोच रहा था कि क्या डैन की मदद से वह आर्केनस्टोन को फिर से हासिल नहीं कर सकता और इनाम का हिस्सा वापस नहीं ले सकता। और इस तरह बिल्बो को दीवार से नीचे उतारा गया और अपनी सारी परेशानी के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सिवाय उस कवच के जो थोरिन ने उसे पहले ही दे दिया था। बोनों में से एक से ज्यादा लोगों ने उसके जाने पर शर्म और दया महसूस की। अलविदा, उसने चिल्लाकर उनसे कहा। हम फिर से दोस्त बनकर मिलेंगे। चले जाओ, थोरिन ने पुकारा। तुम्हारे पास कवच है जो मेरे लोगों द्वारा बनाया गया है और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इसे तीरों से छेदा नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दुखी पैरों में डंक मार दूंगा। इसलिए जल्दी करो, इतनी जल्दी मत करो। बार्ड ने कहा, हम तुम्हें कल तक का समय देते हैं। दोपहर को हम वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या तुमने खजाने से वह हिस्सा निकाला है जिसे पत्थर के सामने रखना है। अगर यह बिना किसी धोखे के किया जाता है तो हम चले जाएंगे और योगिनी सेना वापस जंगल में चली जाएगी। इस बीच अलविदा, ऐसा कहकर वे शिविर में वापस चले गए, लेकिन थोरिन ने रोइक के द्वारा दूत भेजकर डैन को सारी बात बताई तथा उसे शीघ्रता से आने का आदेश दिया। वह दिन बीता और रात हो गई। अगले दिन हवा पश्चिम की ओर मुड़ गई और हवा में अंधेरा और उदासी छा गई। सुबह अभी भी जल्दी ही थी जब शिविर में चीख सुनाई दी। धावकों ने खबर दी कि बोनों का एक समूह पहाड़ की पूर्वी चोटी के आसपास दिखाई दिया है और अब डेल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। डैन आ गया था। वह रात में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा था और इसलिए वह उन लोगों की अपेक्षा से पहले ही उनके पास पहुंच गया। उसके लोगों में से हर एक ने घुटनों तक लटकने वाले स्टील के मेल के हॉबरक पहने हुए थे और उनके पैरों में एक महीन और लचीली धातु की जाली की नली बंधी हुई थी, जिसके निर्माण का रहस्य डैन के लोगों के पास था। बौने अपनी ऊंचाई के हिसाब से बहुत मजबूत हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बौनों के लिए भी मजबूत थे। युद्ध में वे भारी 2 हाथ वाले कुदाल चलाते थे, लेकिन उनमें से हर एक के पास अपनी कमर में एक छोटी चौड़ी तलवार और पीठ पर एक गोल ढाल भी थी। उनकी दाढ़ी को 2 भागों में बांटकर लट बनाकर बेल्ट में फंसा दिया गया था। उनकी टोपियां भी बहुत खूबसूरत थीं। लोहे के बने और लोहे के जूते पहने हुए थे और उनके चेहरे गंभीर थे। तुरही ने पुरुषों और कल्पित बौनों को हथियार उठाने के लिए बुलाया। कुछ ही देर में बौने घाटी में बहुत तेज गति से आते दिखाई दिए। वे नदी और पूर्वी स्पा के बीच में रुक गए, लेकिन कुछ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और नदी पार करके नदी के पास पहुंच गए। शिविर में जाकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और शांति का संकेत देते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बार्ड उनसे मिलने के लिए बाहर गया और उसके साथ बिल्बो भी गया। हमें नैन के बेटे डैन ने भेजा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम पहाड़ पर अपने रिश्तेदारों के पास जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि पुराने साम्राज्य का नवीनीकरण हो गया है। लेकिन तुम कौन हो जो मैदान में सुरक्षित दीवारों के सामने दुश्मनों की तरह बैठे हो? बेशक ऐसे मौकों पर विनम्र और पुराने जमाने की भाषा में इसका मतलब बस इतना था, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए रास्ता बनाओ या हम तुमसे लड़ेंगे। उनका मतलब पहाड़ और नदी के बीच से आगे बढ़ना था, क्योंकि वहां की संकरी जमीन पर मजबूत सुरक्षा नहीं थी। बेशक बार्ड ने बौनों को सीधे पहाड़ पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वह तब तक इंतजार करने के लिए दृढ़ था जब तक कि आर्किनस्टोन के बदले में सोना और चांदी बाहर नहीं आ जाती, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा किया जाएगा,
अगर एक बार किले में इतनी बड़ी और युद्धप्रिय कंपनी आ गई। वे अपने साथ आपूर्ति का एक बड़ा भंडार लाए थे, क्योंकि बौने बहुत भारी बोझ उठा सकते हैं, और डैन के लगभग सभी लोग अपनी तेज गति के बावजूद अपने हथियारों के अलावा अपनी पीठ पर बहुत बड़े बैग भी ढोते थे। वे हफ्तों तक घेराबंदी का सामना करेंगे, और उस समय तक और भी बौने आ सकते थे, और भी, क्योंकि थोरिन के कई रिश्तेदार थे। इसके अलावा वे किसी दूसरे गेट को फिर से खोलकर उसकी रखवाली कर सकते थे, ताकि घेराबंदी करने वालों को पूरे पहाड़ को घेरना पड़े, और इसके लिए उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी। वास्तव में यह उनकी योजनाएं थीं, क्योंकि कौवे दूत थोरिन और डैन के बीच व्यस्त थे, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद था। इसलिए गुस्से से भरे शब्दों के बाद बौने दूत अपनी दाढ़ी में बुदबुदाते हुए चले गए। बाघ ने तुरंत दूतों को गेट पर भेजा, लेकिन उन्हें न तो सोना मिला और न ही भुगतान। जैसे ही वे शॉट के भीतर पहुंचे, तीर आगे आए और वे निराश होकर वापस चले गए। शिविर में अब सब कुछ हलचल में था, मानो युद्ध के लिए, क्योंकि डैन के बौने पूर्वी तट पर आगे बढ़ रहे थे। मूर्ख, बाघ ने हंसते हुए कहा, इस तरह पहाड़ की बांह के नीचे आना। वे जमीन के ऊपर युद्ध को नहीं समझते, चाहे वे खदानों में लड़ाई के बारे में कुछ भी जानते हों। हमारे कई तीरंदाज और भालाधारी अब उनके दाहिने किनारे पर चट्टानों में छिपे हुए हैं। बौने मेल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वे जल्द ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। चलो अब हम उन पर दोनों तरफ से हमला करते हैं, इससे पहले कि वे पूरी तरह से आराम करें। लेकिन एल्वेन किंग ने कहा, मैं सोने के लिए ये युद्ध शुरू करने से पहले बहुत देर तक रुकूंगा। बौने हमसे आगे नहीं निकल सकते, जब तक कि हम खुद न चाहें, या कुछ ऐसा न करें जिसे हम पहचान न सकें। हमें अभी भी कुछ ऐसी उम्मीद करनी चाहिए जो सुलह ला सके। संख्या में हमारा लाभ पर्याप्त होगा, भले ही अंत में हमें दुखद झगड़ों का सामना करना पड़े। लेकिन उसने बौनों के बिना ही गणना की। ये ज्ञान की अर्केनस्टोन घेराबंदी करने वालों के हाथों में था, उनके विचारों में जल गया। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि बाड और उसके दोस्तों की हिचकिचाहट को दूर किया, और बहस करते समय हमला करने का संकल्प लिया। अचानक बिना किसी संकेत के वे चुपचाप हमला करने के लिए आगे बढ़े। धनुष टंकार उठे और बाण सीटी बजाने लगे। युद्ध शुरू होने वाला था, और भी अचानक भयंकर तेजी के साथ अंधेरा छा गया। एक काला बादल आसमान में तेजी से उड़ रहा था। एक तेज हवा के साथ सर्दियों की गड़गड़ाहट पहाड़ पर गड़गड़ाहट के साथ घूम रही थी, और बिजली उसकी चोटी को रोशन कर रही थी। और गड़गड़ाहट के नीचे एक और कालापन आगे की ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये हवा के साथ नहीं आया था, यह उत्तर से आया था, पक्षियों के एक विशाल बादल की तरह, इतना घना कि उनके पंखों के बीच कोई रोशनी नहीं देखी जा सकती थी। रुको! अचानक प्रकट हुए गैंडाल्फ ने चिल्लाया, और आगे बढ़ते बौनों और उनका इंतजार कर रहे सैनिकों के बीच अकेले खड़े होकर अपनी बाहें ऊपर उठाए खड़े थे। रुको! उसने गरजने जैसी आवाज में पुकारा, और उसकी लाठी बिजली की तरह चमक उठी। तुम सब पर भय छा गया है। अफसोस, ये जितना मैंने अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक तेजी से आया है। भूत तुम्हारे पीछे हैं। उत्तर का बोल गा रहा है, हे डैन, जिसके पिता को तुमने मोरिया में मार डाला था। देखो, चमगादड़ उसकी सेना के ऊपर टिड्डियों के समुद्र की तरह हैं। वे भेड़ियों पर सवार हैं और वार्ग उनके पीछे हैं। उन सभी पर आश्चर्य और भ्रम छा गया। गैंडाल्फ के बोलते ही अंधेरा छा गया। बौने रुक गए और आसमान की ओर देखने लगे। कल्पित बौने कई आवाजों में चिल्लाने लगे। आओ! गैंडाल्फ ने पुकारा, अभी परिषद के लिए समय है। नैन के बेटे डैन को जल्दी से हमारे पास आने दो। इस तरह एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसे 5 सेनाओं की लड़ाई कहा गया, और यह बहुत भयानक थी। एक तरफ गॉब्लिन और जंगली भेड़िए थे, और दूसरी तरफ कल्पित बौने, मनुष्य और बौने थे। यह इस तरह हुआ। मिस्टी पर्वतों के महान गॉब्लिन के पतन के बाद से ही बौनों के प्रति उनकी जाति की नफरत फिर से भड़क उठी थी। संदेशवाहक उनके सभी शहरों, उपनिवेशों और गढ़ों के बीच आते जाते रहे, क्योंकि उन्होंने अब उत्तर के प्रभुत्व को जीतने का संकल्प लिया था। उन्होंने गुप्त तरीकों से समाचार एकत्र किए थे, और सभी पहाड़ों में गढ़वाली और हथियारबंद सेनाएं थीं।
फिर वे पहाड़ी और घाटी से होते हुए आगे बढ़े और सुरंग या अंधेरे में आगे बढ़ते रहे, जब तक कि उत्तर के महान पर्वत गुंडाबाद के चारों ओर और नीचे, जहां उनकी राजधानी थी, एक विशाल सेना इकट्ठा हो गई जो अचानक तूफान के समय नीचे उतरने के लिए तैयार थी। दक्षिण की ओर तब उन्हें स्मॉग की मृत्यु का पता चला और उनके दिलों में खुशी थी, और वे रात रात भर पहाड़ों से गुजरते रहे और इस तरह आखिरकार अचानक उत्तर से डैन के ठीक पीछे आ पहुंचे। यहाँ तक कि कौवे भी नहीं जब तक वे टूटी हुई भूमि पर नहीं आ गए, जो लोनली माउंटेन को पीछे की पहाड़ियों से अलग करती है, तब तक गैंडाल्फ को उनके आने का पता नहीं था। गैंडाल्फ को कितना पता था, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने इस अचानक हमले की उम्मीद नहीं की थी। ये वह योजना है जो उसने एल्वेन किंग और बार्ड के साथ मिलकर बनाई थी, और डैन के साथ, क्योंकि बौना प्रभु अब उनके साथ शामिल हो गया था। गॉब्लिन सभी के दुश्मन थे और उनके आने पर सभी अन्य झगड़े भूल गए थे। उनकी एकमात्र उम्मीद गॉब्लिन को पहाड़ की भुजाओं के बीच घाटी में लुभाना था और खुद दक्षिण और पूर्व की ओर जाने वाले महान स्पर्श पर कब्जा करना था। फिर भी यह खतरनाक होगा अगर गॉब्लिन पहाड़ को पार करने के लिए पर्याप्त संख्या में थे, और इसलिए पीछे और ऊपर से उन पर भी हमला करते थे, लेकिन कोई अन्य योजना बनाने या किसी की मदद बुलाने का समय नहीं था। शीघ्र ही गड़गड़ाहट समाप्त हो गई तथा दक्षिण पूर्व की ओर चली गई, किंतु चमगादड़ बादल आया जो नीचे की ओर उड़ते हुए पर्वत के कंधे के ऊपर से आया तथा उनके ऊपर चक्कर लगाते हुए प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया तथा उन्हें भय से भर दिया। पहाड़ पर, बार्ड ने पुकारा, पहाड़ पर चलो, अभी समय है, हम अपनी जगह ले लें। दक्षिणी स्पा पर, इसकी निचली ढलानों पर और इसके पैरों के नीचे की चट्टानों में कल्पित बौने स्थापित थे। पूर्वी स्पा पर मनुष्य और बौने थे, लेकिन बार्ड और कुछ सबसे फुर्तीले मनुष्य और कल्पित बौने उत्तर की ओर देखने के लिए पूर्वी कंधे की ऊंचाई पर चढ़ गए। जल्द ही वे पहाड़ के पैरों के सामने की भूमि को देख सकते थे जो एक भीड़ से काली हो गई थी। कुछ ही देर में मोहरा स्पा के अंत के चारों ओर घूम गया और डेल में भाग गया। ये सबसे तेज भेड़िया सवार थे और पहले से ही उनकी चीखें और चीखें हवा को दूर तक चीर रही थीं। कुछ बहादुर आदमी प्रतिरोध का दिखावा करने के लिए उनके आगे खड़े थे और बाकी के पीछे हटने और दोनों तरफ भागने से पहले कई लोग गिर गए। जैसा कि गैंडाल्फ ने उम्मीद की थी, भूत सेना प्रतिरोध करने वाले मोहरा के पीछे इकट्ठा हो गई थी और अब गुस्से में घाटी में घुस गई, दुश्मन की तलाश में पहाड़ की भुजाओं के बीच बेतहाशा आगे बढ़ रही थी। उनके झंडे अनगिनत थे, काले और लाल, और वे क्रोध और अव्यवस्था के ज्वार की तरह आए। यह एक भयानक युद्ध था, बिल्बो के सभी अनुभवों में सबसे भयानक, और वह जिससे उस समय वह सबसे अधिक घृणा करता था, यानी यह वह था जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था और जिसे वह बाद में याद करना सबसे अधिक पसंद करता था, हालांकि वह इसमें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि उसने काम की शुरुआत में ही अपनी अंगूठी पहन ली थी और सभी खतरों से नहीं तो कम से कम नजरों से ओझल हो गया था। इस तरह की जादुई अंगूठी भूत के हमले में पूरी सुरक्षा नहीं देती है, न ही ये उड़ते हुए तीरों और जंगली भालों को रोकती है, लेकिन ये रास्ते से हटने में मदद करती है और यह आपके सिर को भूत तलवारबाज द्वारा व्यापक प्रहार के लिए विशेष रूप से चुने जाने से रोकती है। कल्पित बौने सबसे पहले हमला करने वाले थे। भूतों के प्रति उनकी घृणा ठंडी और कटु है। उनके भाले और तलवारें अंधेरे में ठंडी लौ की चमक के साथ चमक रही थीं। उन्हें पकड़ने वाले हाथों का क्रोध इतना घातक था। जैसे ही उनके मेजबान ने हमला किया, घाटी में दुश्मन बहुत घने थे। उन्होंने उस पर तीरों की बौछार की और हर तीर भागते समय चमक रहा था, जैसे कि वह आग उगल रहा हो। तीरों के पीछे उनके हजारों भालेदार नीचे कूद पड़े और हमला कर दिया। चीखें बहरा कर देने वाली थीं। चट्टानें भूत के खून से काली हो गई थीं। जैसे ही भूत प्रेत हमले से उबर रहे थे और योगिनी का हमला रुक गया, घाटी के उस पार से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। मोरिया और डैन की चीखों के साथ आयरन हिल्स के बौने अपनी कुदालें चलाते हुए दूसरी तरफ से आगे बढ़े और उनके बगल में झील के लोग लंबी तलवारें लिए हुए आए। भूत प्रेतों में दहशत फैल गई और जैसे ही वे इस नए हमले का सामना करने के लिए मुड़े,
कल्पित बौने फिर से नई संख्या में हमला करने लगे। पहले से ही कई भूत जाल से बचने के लिए नदी में वापस भाग रहे थे और उनके अपने कई भेड़िए उन पर हमला कर रहे थे और मृतकों और घायलों को चीर रहे थे। जीत हाथ में लग रही थी, तभी ऊपर की ऊंचाइयों पर चीख गूंजी। भूत दूसरी तरफ से पहाड़ पर चढ़ चुके थे और उनमें से कई गेट के ऊपर ढलान पर थे और दूसरे बेपरवाही से नीचे की ओर बढ़ रहे थे, उन लोगों की परवाह किए बिना जो चट्टान और खाई से चीखते हुए गिर रहे थे, ऊपर से स्पर्श पर हमला करने के लिए। इनमें से प्रत्येक तक पहाड़ के मुख्य भाग से नीचे जाने वाले रास्तों से पहुंचा जा सकता था और रक्षकों के पास लंबे समय तक रास्ता रोकने के लिए बहुत कम लोग थे। जीत की उम्मीद अब खत्म हो गई थी। उन्होंने केवल काली लहरों के पहले हमले को रोका था। दिन ढलने लगा। घाटी में फिर से भूत इकट्ठा हो गए। वहां वार्गों का एक समूह भूख से तड़पता हुआ आया और उनके साथ बोल्ग के अंगरक्षक भी आए, जो स्टील की तलवारों के साथ विशाल आकार के भूत थे। जल्द ही वास्तविक अंधकार तूफानी आकाश में छाने लगा, जबकि अभी भी बड़े चमगादड़ कल्पित बौनों और मनुष्यों के सिर और कानों के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे या पीड़ितों पर पिशाच की तरह लटके हुए थे। अब बाढ़ पूर्वी स्प की रक्षा के लिए लड़ रहा था और फिर भी धीरे धीरे पीछे हट रहा था और कल्पित बौने लॉर्ड्स रेवेनहिल पर चौकी के पास दक्षिणी भुजा पर अपने राजा के चारों ओर घेरा बनाए हुए थे। अचानक एक जोरदार चीख निकली और गेट से तुरही की आवाज आई। वे थोरिन को भूल गए थे। दीवार का एक हिस्सा लीवर द्वारा हिलाया गया, बाहर की ओर तालाब में गिर गया। पहाड़ के नीचे से राजा बाहर कूद गया और उसके साथी उसके पीछे चले गए। हुड और लबादा गायब थे। वे चमकते कवच में थे और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में बड़ा बौना बुझती आग में सोने की तरह चमक रहा था। ऊपर से भूतों ने चट्टानें फेंकी, लेकिन वे डटे रहे, झरने के नीचे कूद गए और युद्ध के लिए आगे बढ़े। भेड़िया और सवार उनके सामने गिर गए या भाग गए। थोरिन ने अपनी कुल्हाड़ी को शक्तिशाली प्रहारों के साथ चलाया और कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मेरे पास कल्पित बौने और मनुष्य, मेरे पास, ये मेरे स्वजनों, वह चिल्लाया और उसका आवाज घाटी में एक सींग की तरह कांप उठी। नीचे, आदेश की परवाह किए बिना, डैन के सभी बौने उसकी मदद के लिए दौड़े। झील के कई लोग भी नीचे आ गए, क्योंकि बाढ़ उन्हें रोक नहीं सका, और दूसरी तरफ से एल्स के कई भालेबाज आए। एक बार फिर घाटी में भूतों को मारा गया, और वे ढेर में ढेर हो गए जब तक कि डेल उनकी लाशों से अंधेरा और भयानक नहीं हो गया। वार्ग बिखर गए और थोरिन ने बोल्ग के अंगरक्षक के खिलाफ सीधे हमला किया, लेकिन वो उनकी पंक्तियों को भेद नहीं सका। उसके पीछे भूतों के बीच कई आदमी और कई बौने और कई खूबसूरत एल्फ पड़े थे जिन्हें जंगल में लंबे समय तक खुशी से रहना चाहिए था। और जैसे जैसे घाटी चौड़ी होती गई, उसका आक्रमण और भी धीमा होता गया। उसकी संख्या बहुत कम थी। उसके पार्श्व असुरक्षित थे। जल्द ही हमलावरों पर हमला किया गया और उन्हें एक बड़े घेरे में धकेल दिया गया, हर तरफ से मुंह करके, चारों ओर से भूतों और भेड़ियों से घिरा हुआ जो हमला करने के लिए वापस आ रहे थे। बोल्ग के अंगरक्षक उनके खिलाफ चिल्लाते हुए आए और रेत की चट्टानों पर लहरों की तरह उनकी पंक्तियों पर टूट पड़े। उनके दोस्त उनकी मदद नहीं कर सके, क्योंकि पहाड़ से हमला फिर से दोगुनी ताकत के साथ शुरू हो गया था और दोनों तरफ से आदमी और एल्फ धीरे धीरे मारे जा रहे थे। बिल्बो ने ये सब देखकर दुख व्यक्त किया। उसने एल्स के बीच रेवेनहिल पर अपना स्थान इसलिए चुना था क्योंकि वहां से बच निकलने के अधिक अवसर थे, और आंशिक रूप से अपने दिमाग के अधिक टुकीश भाग के साथ, क्योंकि अगर उसे अंतिम हताश स्थिति में होना था तो उसने कुल मिलाकर एल्वेनकिंग का बचाव करना पसंद किया। गैंडाल्फ भी, मैं कह सकता हूँ, वहां था, जमीन पर बैठा हुआ मानो गहरे विचारों में डूबा हुआ हो। मुझे लगता है अंत से पहले जादू के किसी अंतिम विस्फोट की तैयारी कर रहा हो। ऐसा नहीं लगता था कि यह बहुत दूर की बात है। अब ज्यादा समय नहीं है, बिल्बो ने सोचा, इससे पहले कि भूत गेट जीत लें और हम सब मारे जाएं या नीचे गिरा दिए जाएं और पकड़े जाएं। वास्तव में ये किसी को रोने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वह सब कुछ झेल चुका है। मैं चाहता हूं कि बूढ़े स्मोग को सारा घटिया खजाना मिल जाए, बजाय इसके कि ये दुष्ट प्राणी उसे पालें,
और बेचारे बूढ़े बॉम्बूर और बालिन और फिली और किली और बाकी सभी का बुरा अंत हो, और बाघ भी, और लेक मैन और खुशमिजाज कल्पित बौने। मेरे लिए दुख की बात है। मैंने कई लड़ाइयों के गीत सुने हैं और मैंने हमेशा यह समझा है कि हार शानदार हो सकती है। ये बहुत असहज लगता है, परेशान करने वाला नहीं। काश मैं इससे बाहर होता। हवा के झोंके से बादल फट गए और पश्चिम में लाल सूर्यास्त छा गया। अंधेरे में अचानक चमक देखकर बिल्बो ने चारों ओर देखा। वह जोर से चिल्लाया। उसने एक ऐसा नजारा देखा था जिसने उसके दिल को झकझोर दिया था। दूर की चमक के सामने छोटी लेकिन राजसी काली आकृतियां। ईगल्स, ईगल्स, वह चिल्लाया। ईगल्स आ रहे हैं। बिल्बो की नजरें कभी गलत नहीं होती थीं। चीलें हवा के साथ आ रही थीं, एक के बाद एक कतार में, इतनी बड़ी संख्या में कि शायद पूरे द्वीप से इकट्ठा हो गई हों। उत्तर, ईगल्स, ईगल्स, बिल्बो चिल्लाया, नाचते हुए और अपनी बाहें लहराते हुए। अगर कल्पित बौने उसे नहीं देख सकते थे तो वे उसे सुन सकते थे। जल्द ही उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और यह घाटी में गूंज उठा। कई हैरान आंखें ऊपर देख रही थीं, हालांकि अभी तक पहाड़ के दक्षिणी कंधों के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। ईगल्स, बिल्बो ने एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन उसी समय ऊपर से एक पत्थर तेजी से उसके हेलमेट पर आकर लगा और वह जोर से नीचे गिर पड़ा और उसे कुछ पता नहीं चला।